हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ 1 जिसका नाम है मातृभूमि। ये कविता सोहनलाल द्विवेदी जी के द्वारा लिखी गई है। तो इसके हम सभी प्रश्न उत्तर देखते हैं। पाठ से मेरी समझ से क्या है कि नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा या स्टार बनाइए। नंबर 1 पर है कि हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है। इसमें दे रखा है कि चरण, हिमालय, वंशी या सिंधु। तो इसमें सही उत्तर क्या आएगा? सिंधु। नंबर 2 है कि मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से भारत की प्रशंसा की गई है, भारत के महापुरुषों की जय की गई है, या फिर भारत के प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है, या फिर भारतवासियों की वीरता का बखान किया गया है। तो मातृभूमि कविता में इनमें से मुख्य रूप से किस बारे में बात की गई है? तो उत्तर है कि भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है। अब है ख कि अपने मित्रों के साथ में चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। उत्तर है नंबर 1 का कि हिंद महासागर का प्राचीन नाम सिंधु सागर था, जो कि प्राचीन भारतीयों यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता के समय रखा गया था। भारत के नाम पर इस सागर का नाम हिंद महासागर रखा गया। कविता में सोहनलाल द्विवेदी ने हिंद महासागर से अपनत्व के कारण इसे सिंधु नाम से पुकारा है, इसलिए सिंधु शब्द का विकल्प चयन करना उचित होगा। नंबर 2 है कि मातृभूमि कविता में कवि सोहनलाल जी ने भारत के पर्वतों, नदियों, वृक्षों, मलय पवन, घनी अमराइयों आदि की चर्चा अधिक की है, अर्थात भारत की प्राकृतिक सुंदरता की चर्चा अधिक की है, इसलिए भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है। इस विकल्प का चयन उचित ही किया गया है। मिलन करें मिलान पाठ में से चुन करके कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थों या संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश की, इंटरनेट की या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। यानी कि एक तरफ शब्द दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनका अर्थ या संदर्भ दिया हुआ है, तो उसके साथ में उन शब्दों को हमें मिलाना है या मैच करना है। देखिए, यह टेबल दी गई है, इसमें एक तरफ शब्द हैं और एक तरफ अर्थ या उनके संदर्भ हैं और इनको हमें आपस में मिलान करना है। तो उत्तर देखते हैं। उत्तर में शब्द है, पहले नंबर पर शब्द है हिमालय। तो हिमालय क्या है कि भारत की उत्तरी सीमा पर फैली हुई पर्वतमाला, वह हिमालय है। नंबर 2 पर है त्रिवेणी। त्रिवेणी का अर्थात 3 नदियों की मिली हुई धारा या संगम, वह क्या कहलाता है? त्रिवेणी कहलाता है। फिर नंबर 3 पर है मलय पवन। मलय पवन का किससे मैच होगा? नंबर 6 पर है कि दक्षिणी भारत के मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित हवा को मलय पवन कहते हैं। फिर नंबर 4 पर है सिंधु। सिंधु का मैच है 8वें नंबर पर लिखा हुआ है समुद्र या फिर एक नदी का नाम। नंबर 5 पर है गंगा यमुना। तो गंगा यमुना क्या है? भारत की प्रसिद्ध नदियां हैं। ये नंबर 3 के साथ में मैच हो रखा है। फिर नंबर 6 पर है रघुपति। रघुपति कौन है? श्री रामचंद्र का एक नाम और दशरथ के पुत्र। ये नंबर 5 पर है, तो ये इनके साथ में मैच है। नंबर 7 पर क्या है? श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण कौन है? वसुदेव के पुत्र वासुदेव, इसीलिए कृष्ण का एक नाम क्या है? वासुदेव। तो ये नंबर 2 के साथ में मैच होगा। नंबर 8 पर है सीता। तो सीता कौन है? जनक की पुत्री या जानकी। नंबर 9 के साथ में मैच है। नंबर 9 पर है गीता। तो गीता क्या है? नंबर 7 के साथ में मैच है। और क्या है गीता? एक प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता। इसमें वे प्रश्न उत्तर और संवाद हैं जो महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में हुए थे। और नंबर 10 पर है गौतम बुद्ध। तो ये एक प्रसिद्ध महापुरुष और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं। ये 1 नंबर के साथ में मैच करेंगे। पंक्तियों पर चर्चा। कविता में से चुन करके कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया?
अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। यह कविता की कुछ पंक्तियां हैं और इनको पढ़ करके आपके दिमाग में क्या विचार आए वह हमें लिखने हैं। उत्तर है, कवि ने भारत को युद्ध भूमि मेरी कहा है क्योंकि भारत की भूमि सदा ही संघर्ष की भूमि रही है। यह हमें हर तरह के अभाव, अज्ञान और दुख से लड़ना सिखाती है। भारत पर कितने ही शासकों ने शासन किया, लेकिन भारतीयों ने अपनी सभ्यता एवं संस्कृति पर आंच नहीं आने दी। कवि ने भारत को बुद्ध भूमि कहा है क्योंकि महात्मा बुद्ध ने भारतीयों को प्रेम, दया एवं अहिंसा का संदेश दिया ताकि भारत में अखंडता बनी रहे। आत्मसम्मान व आंतरिक लगाव के कारण कवि इसे मातृभूमि की संज्ञा देता है। अंत में कवि ने इस पावन धरती को जन्मभूमि कहा है क्योंकि वह इसी धरती पर जन्मा है और उसे भारत की गौरवमयी धरती पर जन्म लेने पर अत्यधिक गर्व है। सोच विचार के लिए है कि कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगा करके अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न 1 है कि कोयल कहाँ रहती है? उत्तर है कि कोयल अमराइयों में रहती है। प्रश्न 2 है, तन मन कौन संवारती है? उत्तर है कि बहती हुई मलय पवन हमारा तन मन संवारती है। प्रश्न 3 है, झरने कहाँ से झरते हैं? उत्तर है कि झरने पहाड़ियों से झरते हैं। प्रश्न 4, श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था? उत्तर है, श्री कृष्ण ने मधुर बांसुरी बजा करके सबका मन मोह लिया और गीता का संदेश भी दिया। प्रश्न 5 है कि गौतम ने किसका यश बढ़ाया? उत्तर है, गौतम ने भारत का यश बढ़ाया, पूरे संसार को अहिंसा, दया और करुणा का संदेश दिया। प्राणी जगत में सभी से प्रेम करो, यही संदेश महात्मा गौतम ने दिया। ख है, नदियाँ लहर रही हैं, पग पग छहर रही हैं। लहर का अर्थ होता है पानी का हिलोरा। मौज, उमंग, वेग, जोश। छहर का अर्थ होता है बिखरना, छितराना, छिटकना, फैलना। कविता पढ़ करके पता लगाइए और लिखिए कि कहाँ कहाँ छटा छहर रही है। उत्तर है कि नदियों के किनारों पर नदी में तेज लहर आने पर जल दूर दूर तक फैल जाता है और नदी तेज वेग में हिलोरे लेकर के आगे बढ़ती है। किसका पानी लहर रहा है? उत्तर है, गंगा, यमुना और त्रिवेणी, यानी कि गंगा, यमुना एवं सरस्वती का संगम स्थल त्रिवेणी कहलाता है। उसमें पानी की हिलोरें लेकर के उमंग, जोश एवं मस्ती से आगे बढ़ता है। कविता की रचना। गंगा, यमुना, त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं। यमुन शब्द यहाँ यमुना नदी के लिए आया है। कभी कविता की लय और सौंदर्य को बढ़ाने के लिए इस प्रकार से शब्दों को थोड़ा बदल देते हैं। यदि आप कविता को थोड़ा और ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको और भी बहुत सी विशेषताएं पता चलेंगी। आपको जो विशेष बातें दिखाई दें उन्हें आपस में साझा कीजिए और लिखिए। जैसे सबसे ऊपर इस कविता का शीर्षक है, अब उत्तर है, जैसे ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। जैसे कि हिमालय आकाश को चूमता या छूता नहीं है, परंतु हिमालय की ऊंचाई का सुंदर ढंग से वर्णन करने के लिए कवि ने कविता की पंक्तियों में कहा है कि ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। कवि ने कविता की लय और सौंदर्य को बढ़ाने के लिए यहाँ इस प्रकार के शब्दों को थोड़ा बदल दिया है। मिलान। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में कुछ पंक्तियां दी गई हैं। मिलते जुलते भाव वाली पंक्तियों को रेखा खींच करके जोड़िए। यानी कि एक तरफ स्तंभ ए दिया गया है, यह स्तंभ ए है और यह स्तंभ 2 है। तो स्तंभ 2 में 3 स्टेटमेंट हैं जिनको हमें स्तंभ 2 के साथ में मैच करना है कि इनका मिलता जुलता अर्थ क्या हो सकता है। अब उत्तर देखते हैं। उत्तर है स्तंभ 1 में पहले नंबर पर है कि वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। इसका स्तंभ 2 के 2 नंबर के साथ में मैच है।
कि मैंने उस भूमि पर जन्म लिया है, वह भूमि मेरी माँ के समान है। नंबर 2 पर है कि चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में। तो इसका मैच 3 नंबर के साथ में है। वहाँ लिखा हुआ है कि वहाँ की जलवायु इतनी सुखदायी है कि पेड़ पौधे पक्षी पौधों के बीच में प्रसन्नता से गीत गा रहे हैं। नंबर 3 पर है अमराइयाँ घनी हैं कोयल पुकारती है। तो इसका स्तंभ A2 का 1 के साथ में मैच है कि यहाँ आम के घने उद्यान हैं जिनमें कोयल आदि पक्षी चहचहा रहे हैं। तो इस तरह से इसमें स्तंभ A का स्तंभ 2 के साथ में आपस में मिलान है। अनुमान या कल्पना से अपने समूह में मिलकर के चर्चा कीजिए। क्या नंबर पर है कि अमराइयाँ घनी हैं कोयल पुकारती है। अब प्रश्न बनेगा कि कोयल क्यों पुकार रही होगी और किसे पुकार रही होगी और कैसे पुकार रही होगी। उत्तर है कि यहाँ आम के घने उद्यान हैं जिनमें कोयल वहाँ की स्वच्छ हवा और वातावरण से आनंदित होकर के अपने साथियों को कूहू कूहू करके पुकार रही होगी। 6 नंबर पर है कि बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। प्रश्न है कि पवन किसका तन मन संवारती है और वह यह कैसे करती है। उत्तर है कि भारत की धरती पर बहती शीतल व शुद्ध हवा सभी प्राणियों के तन मन में स्फूर्ति व ताजगी भर देती है। शब्दों के रूप नीचे शब्दों से जुड़ी हुई कुछ गतिविधियां दी गई हैं। इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश अपने शिक्षकों और साथियों की सहायता भी ले सकते हैं। क में है कि नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए। जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। इन पंक्तियों में पग शब्द 2 बार आया है। इसका अर्थ है कि हर पग या हर कदम पर। शब्दों के कुछ ऐसे ही जोड़े नीचे दिए गए हैं, इनके अर्थ लिखिए। जैसे है घर घर, तो उत्तर क्या आएगा घर घर का, यानी कि प्रत्येक घर। अब इसका उदाहरण है जैसे घर घर तिरंगा, यानी कि अर्थात हर घर में तिरंगा। बाल बाल, उत्तर में क्या आएगा कि बाल बाल का मतलब क्या होता है कि थोड़े से अंतर से बचना। जैसे वह कार से टकराते हुए बाल बाल बचा। सांस सांस, उत्तर है सांस सांस का कि हर सांस। जैसे उसकी सांस सांस में भगवान श्री कृष्ण बसे हैं। फिर है देश देश, उत्तर है देश देश का कि प्रत्येक देश में। जैसे सीता जी के स्वयंवर में देश देश से राजा महाराजा आए हुए थे। फिर है पर्वत पर्वत, उत्तर है पर्वत पर्वत यानी कि हर पर्वत। जैसे भारतवर्ष में पर्वत पर्वत पर महान तपस्वी तपस्या कर रहे हैं। ख है वह युद्ध भूमि मेरी वह बुद्ध भूमि मेरी। कविता में भूमि शब्द में अलग अलग शब्द जोड़ करके नए नए शब्द बनाए गए हैं। आप भी नए शब्द बनाइए और उनके अर्थ पता लगाइए। संकेत के लिए तप देव भारत जन्म कर्म कर्तव्य मरु मलय मल्ल यज्ञ रंग रण सिद्ध आदि ये सब दिए हुए हैं। अब इनसे हमें नए शब्द बनाने हैं भूमि शब्द को जोड़ते हुए। उत्तर है तपोभूमि, देव भूमि यानी कि देवताओं का निवास स्थान, भारत भूमि भारत देश की भूमि, जन्म भूमि जहाँ हमने जन्म लिया है, कर्म भूमि जहाँ पर हमने कोई काम किया जाता है, मरुभूमि रणभूमि यानी कि 2 देशों की सेनाओं के युद्ध करने का स्थान, मल्लभूमि रेगिस्तान यानी कि बालू का निर्जल मैदान जहाँ कोई वृक्ष या वनस्पति आदि ना उगती हो। थोड़ा भिन्न थोड़ा समान, नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए। जग को दया सिखाई जग को दिया दिखाया। दया और दिया में केवल एक मात्रा का अंतर है, लेकिन इस एक मात्रा के कारण शब्द का अर्थ पूरी तरह से बदल गया है। आप भी अपने समूह में मिलकर के ऐसे शब्दों की सूची बनाइए जिनमें केवल एक मात्रा का अंतर हो, जैसे घड़ा घड़ी। उत्तर है कि शब्दों की सूची बनाइए जिनमें केवल एक मात्रा का अंतर है, जैसे चांद चांदी, घट घाट, चना चीनी,
मेला मैला, दान दिन, रीत रात, तो इनमें केवल एक ही मात्रा का अंतर है और इस तरह से ये नए शब्द बन करके तैयार हो गए हैं। अब है पाठ से आगे आपकी बात। क्या नंबर है कि इस कविता में भारत का सुंदर वर्णन किया गया है। आप भारत के किस स्थान पर रहते हैं, वह स्थान आपको कैसा लगता है, उस स्थान की विशेषताएं बताइए। संकेत के रूप में है प्रकृति, खान पान, जलवायु, प्रसिद्ध स्थान आदि, यानी कि उस स्थान की विशेषताओं में इन सब का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो उत्तर है कि छात्र छात्राएं संकेत बिंदु की मदद से अपने अपने स्थान का वर्णन कीजिए। यानी कि बच्चों आपको अपने स्थान विशेष की विशेषता लिखनी है और ये संकेतों को आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि यदि आप जयपुर में रहते हैं तो जयपुर के बारे में बता सकते हैं कि जयपुर अरावली पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है। यहाँ एक विशाल रामगढ़ बांध है। चूरमा दाल बाटी यहाँ का मुख्य भोजन है। बिरला मंदिर, हवा महल, जंतर मंतर, म्यूजियम, सिटी पैलेस, आमेर का किला, जयगढ़ की विशाल तोप यहाँ के मुख्य दर्शनीय स्थल है। तो इस तरह से आप बच्चे अपने स्थान विशेष की इन संकेतों के माध्यम से विशेषता लिख सकते हैं। ख है कि अपने परिवार के किसी सदस्य या मित्रों के बारे में लिखिए। उसकी कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं। उत्तर है मेरे परिवार में मुझे मेरे पिताजी सबसे अच्छे लगते हैं क्योंकि उनकी निम्नलिखित बातें मुझे अच्छी लगती हैं। तो बच्चों ये आपके लिए है, तो आपको आपके परिवार में जो भी सदस्य अच्छा लगता है, जैसे अगर आपको आपकी माताजी अच्छी लगती हैं तो आप उनके बारे में लिख सकते हैं। तो इसी तरह से आपको आपके परिवार में जो भी सदस्य अच्छा लगता है तो उसकी आपको अच्छी बातें यहाँ पर लिखनी है। जैसे मुझे मेरे पिताजी अच्छे लगते हैं तो मैं उनके बारे में यहाँ आपको बता रही हूँ। नंबर 1 पे वे सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास करते हैं। नंबर 2 प्रातः लंबी सैर पर जाते हैं ताकि स्वस्थ रहें, यानी कि मुझे उनकी ये आदत अच्छी लगती है। नंबर 3 देसी खाना खाते हैं। उन्हें पश्चिमी सभ्यता के व्यंजन पसंद नहीं हैं क्योंकि वे पौष्टिक खाते हैं। नंबर 4 वे समाज सेवी हैं। अपने कार्यालय के कार्य के बाद में समाज सेवी कार्य करते हैं। नंबर 5 परिवार के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहते हैं। अपने बड़े बुजुर्गों का बहुत सम्मान करते हैं। नंबर 7 पर परिवार के प्रत्येक सदस्य की आवश्यकताओं को पूरा करने का भरसक प्रयास करते हैं। नंबर 8 किसी भी कार्य को करने से पूर्व पहले भली भांति सोच विचार करते हैं, यानी कि उसके पश्चात ही वह कोई कार्य शुरू करते हैं। तो ये सभी बातें मुझे मेरे पिताजी की अच्छी लगती हैं। अब है वंशी से। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। वंशी बांसुरी को कहते हैं। यह मुंह से फूंक करके बजाए जाने वाला एक वाद्य यानी बाजा है। नीचे फूंक करके बजाए जाने वाले कुछ वाद्यों के चित्र दिए गए हैं। इनके नाम शब्द जाल से खोजिए और सही चित्र के नीचे लिखिए। यहाँ पर देखिए यह एक वर्गाकार आकृति है जिसमें कि वाद्यों के नामों का ये शब्द जाल है और यहाँ से हमें वाद्य यंत्रों को खोज करके लिखना है। अब यहाँ पर कुछ वाद्य यंत्र दिए गए हैं चित्रों के साथ में और इनके नीचे रिक्त स्थान दिए गए हैं जिनके नीचे हमें इनके नाम वर्ग पहेली में से खोज करके लिखने हैं। देखिए ये चित्र है, इसको कहते हैं अलगोजा। फिर है बीन, ये कहलाती है बीन। फिर है बांसुरी, इसको हम सभी जानते हैं, तो ये क्या कहलाती है बांसुरी। फिर है सींगी, यह भी बजाने का वाद्य यंत्र है। फिर है शहनाई। फिर है नाद स्वरम, देखिए ये नाद स्वर है। फिर है भंकोरा। फिर है शंख, ये है शंख, इसको भी हम सभी जानते हैं। तो इस तरह से ये सभी वाद्य यंत्रों के नाम हैं। आज की पहेली। आज हम आपके लिए एक अनोखी पहेली लाए हैं। नीचे कुछ अक्षर दिए गए हैं, आप इन्हें मिलाकर के कोई सार्थक शब्द बनाइए। अक्षरों को आगे पीछे किया जा सकता है, यानी उनका क्रम बदला जा सकता है। आप अपने मन से किसी भी अक्षर के साथ में कोई मात्रा भी लगा सकते हैं। पहला शब्द हम आपके लिए पहले ही बना करके दिया गया है। देखिए यहाँ पर कुछ ये अक्षर दिए हुए हैं, तो ये उन अक्षरों से
हमें नए शब्द का निर्माण करना है और इसमें हम अपनी तरफ से मात्राएं जोड़ भी कर सकते हैं और इन अक्षरों का क्रम, ये जो अक्षर हैं इनका क्रम हम बदल भी सकते हैं। तो इस अक्षरों से मिला करके नया शब्द बना है महासागर। इसी तरह से 2 नंबर पर है ह म य ल, ये अक्षर हैं, इनसे हमें नया शब्द बनाना है। नंबर 3 पर है ग ग, इनसे नया शब्द बनाना है। और फिर है 4 पर भ त र, इनसे नया शब्द बनाना है। इसी तरह से 5वें पे दे रखा है ल क य, इनसे नया शब्द बनाना है। और फिर है 6 नंबर पे व न प। तो देखिए उत्तर देखते हैं इनसे क्या नए शब्द बनते हैं। देखिए पहला हमें करके दिया हुआ था, तो इससे क्या बना था नया शब्द महासागर। दूसरे नंबर पे क्या ह म य ल, तो कुछ मात्राएं जोड़ करके क्या बन गया नया शब्द हिमालय। फिर है ग ग, तो मात्रा लगाई और क्या बन गया गंगा। फिर है भ त र, क्या बन गया भारत। तो देखिए इसमें हमने अक्षरों का स्थान भी बदला है। तो इस तरह से अक्षरों का स्थान बदल सकते हैं, मात्रा लगा सकते हैं, तो नया शब्द क्या बनेगा भारत। फिर है ल क य, तो इससे क्या बनेगा नया शब्द, इसमें भी अक्षरों का स्थान परिवर्तन हुआ है, तो नया शब्द क्या बना कोयल। और फिर है 6 नंबर पर व न प, तो नया शब्द क्या बना पवन। तो इस तरह से नए शब्दों का निर्माण हुआ। झरोखे से आप अपने विद्यालय में वंदे मातरम गाते होंगे। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा रचा गया था। यह गीत स्वतंत्रता की लड़ाई में लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। भारत में इसका स्थान जन गण मन के समान है। क्या आप इसका अर्थ जानते हैं? आइए आज हम पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं, फिर समूह में चर्चा करेंगे। यानी कि हमने वंदे मातरम गाया तो बहुत बार है, लेकिन उसका अर्थ इतना मालूम नहीं है, तो आज इसका अर्थ भी जानते हैं, देखते हैं। अब है वंदे मातरम, इसका भावार्थ देखते हैं कि वंदे मातरम, इसका भावार्थ क्या होता है कि हे माता मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। सुजलाम सुफलाम, यानी कि सुजलाम यानी कि तुम जल से भरी हो, और सुफलाम यानी कि तुम फलों से परिपूर्ण हो। फिर है मलयज शीतलाम, यानी कि तुम्हें मलय से आती हुई पवन शीतलता प्रदान करती है। फिर है शस्य श्यामलाम मातरम, तुम अन्न के खेतों से परिपूर्ण वंदनीय माता हो। वंदे मातरम, हे माँ मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनीम, यानी कि जिसकी रमणीय रात्रि को चंद्रमा का प्रकाश शोभायमान करता है। फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीम, यानी कि जो खिले हुए फूलों के पेड़ों से सुसज्जित है। सुहासिनीम सुमधुर भाषिणीम, सदैव हंसने वाली मधुर भाषा बोलने वाली। सुखदाम वरदाम मातरम, सुख देने वाली वरदान देने वाली माँ। वंदे मातरम मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। तो यह भावार्थ है। आपने मातृभूमि कविता को पढ़ा भी और वंदे मातरम को भी। अब कक्षा में चर्चा कीजिए और पता लगाइए कि इन दोनों में कौन कौन सी बातें एक जैसी हैं और कौन कौन सी बातें कुछ अलग हैं। उत्तर है कि मातृभूमि एवं वंदे मातरम में समानता है। इनकी दोनों में नदियों का द्वारा जल से परिपूर्ण है, फलों से परिपूर्ण है और शीतल मलय पवन का बहना, इन दोनों ही कविताओं में समान है। अब मातृभूमि एवं वंदे मातरम में असमानताएं क्या क्या हैं। मातृभूमि कविता में हिमालय एवं सागर की चर्चा की गई है, जबकि वंदे मातरम कविता में भारत माता को प्रणाम किया गया है। मातृभूमि कविता में धरती को मातृभूमि, जन्मभूमि, स्वर्णभूमि, पुण्यभूमि, धर्मभूमि, कर्मभूमि, युद्धभूमि, बुद्धभूमि आदि नामों से पुकारा गया है, जबकि वंदे भारत कविता में अन्न से परिपूर्ण खेत का बताना, यह सब वंदे मातरम कविता में बताया गया है। फिर है मातृभूमि कविता में बुद्ध, राम, सीता, कृष्ण का वर्णन है, जबकि वंदे भारत मातरम कविता में चंद्रमा के शोभायमान प्रकाश की छटा का चित्रण है। मातृभूमि कविता में झरने और पहाड़ियों को दर्शाना, जबकि वंदे मातरम कविता में
खिले हुए फूलों से सुसज्जित पेड़ों की शब्दों की चर्चा की गई है। मातृभूमि कविता में पक्षियों की चहक को दर्शाया गया है, जबकि वंदे मातरम कविता में सदा हंसने वाली, मधुर भाषा बोलने वाली और वरदान देने वाली भारत माँ को प्रणाम करना यह बताया गया है। तो ये इन दोनों कविताओं में मुख्य रूप से असमानता है। अब है पुष्प की अभिलाषा, यानी कि पुष्प क्या चाहता है, क्या उसकी इच्छा क्या है। तो यह माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गई है कि पुष्प क्या चाहता है। चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाहा नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाहा नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाहा नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ दे ना वनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। यह कविता माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गई है और इसमें पुष्प की अभिलाषा के बारे में बताया गया है कि किस तरह से पुष्प क्या चाहता है। तो पुष्प को इसमें बताया गया है कि वह वनमाली से कहता है कि तुम मुझे तोड़ लेना और उस पथ पर फेंक देना जिस पर शीश चढ़ाने के लिए हमारे अनेकों वीर जवानों ने अपने प्राणों की बलि दी है। तो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए उन्होंने अपना शीश चढ़ाया है, तो मुझे उस पथ पर ही फेंक देना, ये पुष्प चाहता है। तो इस तरह से हमने पहले पार्ट के सभी प्रश्न उत्तर देखे। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।